सत श्री अकाल। आपका स्वागत है मेरे 12वें लेक्चर में। और आज का लेक्चर भूकंप के ऊपर है। भूकंप, अर्थक्वेक, भूमि का कंपन। अब जो परिकथाएं हैं या जो माइथोलॉजीज हैं, उनमें पुराने ज़माने में ये कहते थे कि जो पृथ्वी है वो एक बैल के सींगों के ऊपर रखी हुई है। सींग के ऊपर, एक सींग के ऊपर रखी हुई है, और वो बैल जो है वो एक कछुए के ऊपर खड़ा है, और वो कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता है और पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घुमाता है। लेकिन जब बैल थक जाता है तो वो ऐसे करके पृथ्वी को एक सींग से दूसरे सींग पे बदलता है। जब वो अपने सींग से पृथ्वी को बदलता है तब भूकंप आता है। इसी प्रकार की एक यूनानी माइथोलॉजी है। यूनानी लोग जो उनकी जो परिकथा है वो ये है कि पृथ्वी एक बहुत विशालकाय दानवीय आदमी जिसका नाम एटलस है, वो अपने कंधे पे रख के चलता है, और जब एक कंधा थक जाता है तो यहाँ से उठा के दूसरे कंधे पे रखता है, तब भूकंप आता है। अब ये तो रही परिकथाओं की बात, माइथोलॉजी की बात, लेकिन भूकंप क्यों आते हैं उसका कारण बिल्कुल अलग है, और हम इस लेक्चर में ये सब पढ़ेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं, कहाँ आते हैं, और जब भूकंप आते हैं तो क्या क्या होता है, कैसी लहरें बनती हैं, कैसे कोई विनाशकारी हैं, कोई नहीं हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो भूकंप जो है, धरती की चट्टानें बाहरी आवरण के बड़े हिस्से के अचानक टूटने और खिसकने से होने वाली जमीन की कंपन है। जो भूपेपड़ी है, क्रस्ट जो है, उसकी चट्टानें जब टूटती हैं, किसी भी फोर्स के कारण टूटती हैं, और हमने प्लेट टेक्टोनिक्स में देखा कि वो प्लेट मूवमेंट्स के कारण या तो घर्षण होता है या वो टूटती है। लेकिन इसके टूटने के और भी कारण हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। भूकंप के दौरान चट्टानों के हिलने से नदियां अपना मार्ग बदल सकती हैं, भूस्खलन हो सकता है जिसमें भारी क्षति और जान माल का नुकसान हो सकता है। समुद्र के नीचे जब बड़े भूकंप आते हैं तो बड़ी बड़ी समुद्री तरंगे या लहरें बनती हैं जिसको हम सुनामी कहते हैं, और जब वो तटवर्ती क्षेत्र पे आती हैं तो भीषण आपदा पैदा करती हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं, विनाश करती हैं। भूकंप से भूकंप से कभी भी लोगों की सीधे मृत्यु नहीं होती या नुकसान नहीं होता। जो जान का नुकसान है वो तब होता है जब बिल्डिंग गिर जाती हैं, पुल वगैरह गिर जाते हैं, या गैस और बिजली की लाइनें टूटने से आग लग जाती है। तो ये जो आपदा है ये उसका भूकंप का एक रिजल्ट है, उसका नतीजा है। भूकंप से नहीं, लेकिन भूकंप से पैदा होने वाली मुश्किलें जो हैं वो जान माल का वो जानी नुकसान करती है। औसतन 2 साल में एक बार एक बहुत भीषण अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, लेकिन दुनिया में हर साल कम से कम 40 मध्यम भूकंप कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। विज्ञानियों का अनुमान है कि प्रतिदिन 8000 से ज्यादा छोटे भूकंप बिना किसी नुकसान के आते हैं। इसमें से केवल लगभग 1100 ही इतने शक्तिशाली होते हैं कि उन्हें हम महसूस कर सकें। भूकंप का बल इस बात पर निर्भर करता है कि चट्टान कितनी टूटी है और कितनी दूर तक खिसकती है। शक्तिशाली भूकंप जमीन के बहुत दूर तक हिंसक रूप से हिला सकते हैं। छोटे भूकंपों के दौरान कंपन किसी
गुजरते ट्रक से होने वाले कंपन से ज्यादा नहीं हो सकती। भूकंप की तीव्रता और स्थान का निर्धारण करने के लिए वैज्ञानिक एक रिकॉर्डिंग उपकरण का उपयोग करते हैं जिसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब ये उपकरण जो है, आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूँ कि करीब 2200 साल पहले चीनियों ने ज़ानाडू में, जो उनका पुराना कैपिटल था, वहां पे एक यंत्र बनाया था 8 दिशाओं के, ऐसे जैसे आपका वो मैरी गो राउंड होता है ना, गोल गोल घूमने वाला झूला, उस तरह का था। उसके 8 भुजाएं थी और वो भुजा ऊपर नीचे हिल सकती थी, और हर भुजा के बिल्कुल एंड पे एक लोहे की गेंद रखी थी। उसके नीचे एक मेंढक था। चीनी सभ्यता में मेंढक को और कछुए को काफी पवित्र माना जाता है, काफी सेक्रेड माना जाता है, होली माना जाता है। तो मेंढक का मुंह खुला था। जब भी किसी दिशा में हल्का भूकंप आता था, वो लोहे की गेंद जो है वो मेंढक गिर के मेंढक के मुंह में चली जाती थी। तो सुबह जब बादशाह और उसके जो लोग थे उनको पता चल जाता था कि किस दिशा में भूकंप आया है। लेकिन 18वीं सदी में सिस्मोग्राफ का इन्वेंशन हुई, आविष्कार हुआ, और उससे हम भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं। लेकिन आज भी हम भूकंप कब आएगा, किस टाइम पे आएगा, इसका अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, क्षेत्र डिमार्केट किए हुए हैं, वो क्षेत्र सब मार्क किए हुए हैं जहां पे भूकंप आने की सबसे ज्यादा संभवता है। और भूकंप का जो तीव्रता को मापने का पैमाना है, जैसे हम दूरी नापने के लिए किलोमीटर इस्तेमाल करते हैं, वजन मापने के लिए किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम रिक्टर स्केल, एक पैमाना है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब भूकंप के कारण, भूकंप क्यों आता है? प्लेट टेक्टोनिक्स में हमने पढ़ा कि जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, वो टूटती हैं, वहां पे घर्षण होता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि कि ये भू पे पड़ी, अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे, तनाव पैदा करेंगे, तो ये क्या होगा? देखा, ऐसे झटका लगा, जब वो टूटेगी तो भूकंप आएगा। एक कारण। दूसरा कारण आपको मैंने बताया था, कुछ प्लेट्स हैं जो ना तो एक दूसरे से दूर जाती हैं, ना एक दूसरे के करीब आती हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ ऐसे स्लाइड करती हैं, जिनको हम ट्रांसकरेंट प्लेट्स कहते हैं या ट्रांसकरेंट मूवमेंट कहते हैं। जब ये प्लेट्स ऐसे चलती हैं तो जो फ्रिक्शन पैदा होती है, घर्षण पैदा होती है, उससे झटके लगते हैं और उन झटकों से भूकंप आते हैं। और तीसरा है, जिसे रीड, एक भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। अब उन्होंने कहा कि जब हम, स्पेशली जहाँ पे वलनात्मक पर्वत हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, जैसे हिमालय है, हिमालय में बहुत भूकंप आते हैं, ऑल्प्स हैं, कार्पेथियंस हैं, जहां जहां भी रॉकीज हैं, एंडीज हैं, जहां पे भी वलनात्मक पर्वत हैं, वहां पे। अब वो रीड की थ्योरी क्या है? वो कहता है हर चीज जब ऐसे मुड़ रही है, चट्टान है ना, वलनात्मक पर्वत में क्या होता है, जो क्रस्ट है वो ऐसे बेंड हो रही है, लेकिन हर चीज का एक इलास्टिक लिमिट होती है, एक उसके बियॉन्ड, वो उसके आगे वो मुड़ नहीं सकती और वो टूट जाती है। जब टूटती है तो फिर क्या होता है? वो झटका जो लगता है उसको इलास्टिक रिबाउंड कहते हैं, और उस झटके से धरती हिलती है और एक भूकंप आता है। हमें इसको पंजाबी में भूचाल भी कहते हैं, भूचाल।
पृथ्वी की चाल, पृथ्वी का चलना। और हिंदी में एक और शब्द, मैं एक बार कहीं बात कर रहा था, पूछ रहा था कि भूकंप को आपकी भाषा में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा हालड़ कहते हैं, हरियाणवी में स्पेशली हालड़। हालड़ मतलब हिलने वाला, धरती को भी हिलाने वाला। ये जो है, फिर एक और कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। अब मैं कल आपको बता रहा था पिछले लेक्चर में कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, कई ज्वालामुखी इस प्रकार से फटते हैं कि बड़ी ज्यादा ताकत नीचे से निकलती है और उसके कारण भी चट्टानें टूटती हैं और वो आधी कोन उड़ जाती है जब काल्डेरा बनता है या सेकेंडरी कोन बनती है। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा। तो वो इतनी बड़ा झटका जो आधे पर्वत को ही हवा में उड़ा सकता है, वो धरती को भी हिला देता है, उससे भी भूकंप आते हैं। और कुछ कारण हैं जो आदमी करता है, जैसे कि परमाणु बम को जब हम टेस्ट करते हैं भू गति में या हम समुद्र में, तो उससे हल्के हल्के अर्थक्वेक आते हैं। अब हम चलते हैं इसके एनाटॉमी पे। अर्थक्वेक को, उसके डायग्राम को हम लेबलिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए, फोकस क्रस्ट के अंदर, भूपेकड़ी के अंदर जिस जगह पे चट्टान टूटती है किसी भी कारण, चाहे वो भ्रांश के कारण टूटती है, चाहे वो वलन के कारण टूटती है, चाहे वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण टूटती है, उस जगह को एपिसेंटर, भूकंप का केंद्र कहलाता है। इसे भूकंप मूल कहते हैं। एपिसेंटर को क्या कहते हैं, ये देखिए, भूकंप मूल कहते हैं। और इस केंद्र के बिल्कुल 90 डिग्रीज ऊपर पृथ्वी के सरफेस पे, क्रस्ट के सरफेस पे, उसकी सतह पे जो पॉइंट बनता है उसे अभिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। सबसे तेज जो झटके होते हैं वो अभिकेंद्र के पास लगते हैं। ठीक है जी, ये तीनों चीजें आपको समझ आई। सबसे पहले भूकंप मूल या फोकस, वो जगह भूपेकड़ी के अंदर नीचे जहां पे चट्टान के टूटने से किसी भी कारण, चाहे वो वलन के कारण टूटी, चाहे वो भ्रांश के कारण टूटी, चाहे वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण टूटी, उस जगह को कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फोकस और हिंदी में कहते हैं भूकंप मूल। दूसरी चीज, उसके बिल्कुल 90 डिग्री कोण पे सतह के ऊपर जो पॉइंट बनता है, जो बिंदु बनता है, उसे कहते हैं अभिकेंद्र। और अभिकेंद्र के आसपास जो है, वहां पे सबसे जितना उसके पास जाएंगे वहां उतना ज्यादा उसका असर महसूस होगा। जब भूकंप आता है तो चट्टानों के हिंसक रूप से टूटने से ऊर्जा निकलती है, जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज होती है और वो क्रस्ट को हिलाती है। और वो किस शक्ल में रिलीज होती है, वो लहरों या तरंगों के रूप में रिलीज होती है। तो ये जो लहरें या तरंगे हैं, इनकी स्टडी करने से हमें इनका रिसर्च करने से हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है। ये अभिकेंद्र से हर दिशा में फैलती है, नीचे और साइडों। जैसे जैसे वो अभिकेंद्र से दूर जाती हैं, वो कमजोर होने लगती हैं और अभिकेंद्र के बिल्कुल 180 डिग्री दूसरी तरफ
पृथ्वी पे सबसे कम महसूस होती है। अब जो भूकंपीय किरणें या लहरें हैं या तरंगे हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली है एल तरंगे या धरातली लहरें। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आपने कभी खुद या कभी घर में किसी को बेड बनाते देखा होगा, जब हम चादर को ऐसे करते हैं, देखिए आपको एक लहर दिख रही है, ये है सरफेस वेव्स या एल वेव्स या धरातली लहरें। ये सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि ये जो पृथ्वी की सतह है उसको ऐसे ऐसे हिलाती हैं या ऐसे ऐसे हिलाती हैं, और उससे बिल्डिंग गिर जाते हैं, घर टूट जाते हैं, ब्रिजेस फ्लाईओवर्स टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान एल वेव्स करती हैं, लेकिन ये 100-150 किलोमीटर के बाद खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा ताकत लगती है पूरी भूपेपड़ी की सतह को हिलाने में कि ये थोड़ी दूर जाके इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है और ये नुकसान करना बंद कर देती हैं, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड जो है, जो इनके ऊपर नीचे होने का लेवल है, वो कम होता जाता है जैसे ये अभिकेंद्र से दूर जाती है। दूसरी है प्राथमिक लहरें या संपीड़न लहरें, और तीसरी हैं अनुप्रस्थ लहरें या विध्वंसक लहरें। ये कैसी होती हैं? देखिए, सतही तरंगें लंबी धीमी तरंगें होती हैं। ये लोगों को धीमी गति से हिलने जैसे अनुभूति देती हैं और इमारतों को नुकसान पहुंचाती हैं। सतही तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, लाभ तरंगें और रेले तरंगें। ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनको सबसे पहले रिकॉर्ड किया था, रेले एंड लाभ। तो लाभ तरंगें और रेले तरंगें। लाभ तरंगें पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली ऐसे चलती, पृथ्वी को ऐसे 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 हिलाती हैं, और जो रेले तरंगें हैं वो पृथ्वी को ऐसे ऐसे हिलाती हैं। सो आप समझ रहे हो ना, एक तो ऐसे ऐसे हिलाती है और एक ऊपर नीचे हिलाती है, तो वो 3 डायमेंशंस में हिलती है, तभी जान माल का नुकसान होता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक हॉरिजॉन्टली, आप जैसे झूले पे बैठते हो, जब ऐसे जाता है, ये तो क्षैतिज मूवमेंट है ना, लेकिन जब आप वो जो बंजी जंपिंग आपने देखा होगा, वो मूवमेंट जो है वो ऊपर नीचे की मूवमेंट है। तो दोनों मूवमेंट्स का अंतर समझिए, एक मूवमेंट ऐसे जाती है, एक मूवमेंट ऐसे जाती है। तो जो लाभ तरंगे हैं वो ऐसे हिलाती हैं धरती को, और जो रेले तरंगे हैं वो ऐसे ऐसे हिलाती हैं ना। इस मूवमेंट और इस मूवमेंट से जो बिल्डिंग्स हैं वो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे हिल के गिर जाती हैं या टूट जाती हैं, तरेड़ आ जाते हैं उसमें, एक्सेट्रा। दूसरी है प्राथमिक तरंगे। ये इमारतों और अन्य संरचनाओं को सिकोड़ती और फैलाती हैं। ये ऐसे ऐसे चलती हैं, कंप्रेशनल वेव्स हैं ये, जस्ट लाइक साउंड वेव्स, और इनका असर लाभ रेले वेव्स जितना नहीं होता, पर ये पृथ्वी के बीच में से निकलती है। लेकिन एक कमी है इनमें, जो प्राथमिक चट्टानें हैं वो सॉलिड, ठोस, द्रव्य, लिक्विड और गैस तीनों में से पास हो सकती हैं, लेकिन जो अनुप्रस्थ लहरें या तरंगे हैं वो एक ही मीडियम में जाएंगी, चाहे वो ठोस में चल सकती हैं, चाहे वो द्रव्य में चल सकती हैं, गैस में वो चल ही नहीं सकती। तो इस दोनों की ये प्रॉपर्टी के कारण हमें पृथ्वी के अंदर की संरचना, अगर आपको याद होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की संरचना, उसमें हमने ये आपको बताया था। और उसके कारण यहाँ देखिए, अब जो पी वेव्स हैं प्राथमिक हैं वो ऐसे जाती हैं, यहाँ से जा रही हैं, लेकिन बीच में कोर आ गई। अब कोर जो है यहाँ तक तो वो दिखी, लेकिन कोर जो है वो लिक्विड है, आपको बताया था।
और कोर का सेंटर जो है वो सॉलिड है, ठोस है। तो इनकी रिफ्रैक्शन हो जाएगी, ये ऐसे मुड़ेंगी, फिर उधर से ऐसे मुड़ेंगी और फिर बाहर निकलेंगी और रिफ्रैक्ट हो जाएंगी। तो जो ये क्षेत्र है इसमें आपको पी वेव्स नहीं मिलती, प्राथमिक लहरें नहीं मिलती, यहां पे भी मिलती हैं और यहां पे भी मिलती हैं। अब दूसरा जो है, जो सेकेंडरी वेव्स हैं, भी हमने जो अनुप्रस्थ लहरें या तरंगे हैं वो सॉलिड में चलती हैं, ठोस में चलती हैं, यहां तक चली, लेकिन फिर आगे द्रव्य कोर आ गया, लिक्विड कोर आ गया, उसमें से वो पास नहीं करेंगी। तो यहां से लेके, मैं कोई और कलर यूज करता हूं, यहां से लेके यहां तक कोई एस वेव या कोई अनुप्रस्थ तरंग नहीं आएगी। सो ये पूरा कंप्लीट वो हो जाएगा। और जो P है, जो प्राथमिक है, वो यहां से लेके यहां तक नहीं आएंगी। सो इनको कहते हैं प्राथमिक शैडो एरिया या प्राथमिक छाया क्षेत्र। और यहां से जो ब्लू वाला है, यहां से यहां तक, इसको कहते हैं एस शैडो एरिया। ये हमें भूकंप के साथ साथ हमें पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर का ज्ञान भी देते। अब विश्व के भूकंपीय क्षेत्र कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं, मैं यहाँ आपको इस मानचित्र में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सरकम पैसिफिक बेल्ट, वॉल्केनो भी यहाँ सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पैसिफिक प्लेट है वो पूर्व की तरफ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जो महाद्वीपी प्लेट है उसके नीचे जा रही है। वहां पे दो प्लेट आपस में टकरा के एक प्लेट नीचे घुस रही है उसके, और वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी भी है और वहां पे ज्वालामुखी भी है और वहां पे संपीड़न भी हो रहा है, फोल्ड माउंटेन भी बन रहे हैं, वलनात्मक पहाड़ भी बन रहे हैं, प्लस वहां पे अर्थक्वेक आ रहे हैं। इस तरफ जो पैसिफिक प्लेट है यहाँ पे वो जापान और एशिया के नीचे घुस रही है। तो एक क्षेत्र ये है। दूसरा क्षेत्र है जिसे अल्पाइन माउंटेन बेल्ट कहते हैं। ये जो दुनिया के पहाड़ों की चेन है कॉन्टिनेंट के बीच में, हिमालयाज, काराकोरम, ये जो सारे कुनलुन, तिएन शान, इधर एल्बर्स, हिंदू कुश, जैग्रोस, पोंटिक, ये सारे माउंटेन चेन्स जो हैं, क्योंकि वो वलनात्मक पहाड़ हैं और रिबाउंड थ्योरी के कारण जैसे जैसे वो प्लेट्स मूव करती हैं वो वलन जो हैं वो सिकुड़ रहे हैं और उसमें वो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के कारण चट्टानें टूट रही हैं और ज़लज़ले आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं। उसके बाद ये जो है मिड ओशनिक बेल्ट है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर में और दक्षिणी महासागर में, जहां से प्लेट टूट के साइडों को जाती है। यहाँ पे बहुत भूकंप आते हैं और इस क्षेत्र में ये पैसिफिक प्लेट की मार्जिन है और ये मिड अटलांटिक रिज, जहां से भ्रांश होता है, नई प्लेट ऐसे टूट रही है प्लेट और वो मूव करके पश्चिम की ओर अमेरिका महाद्वीप के नीचे जा रही है और पूर्व की ओर अफ्रीका और यूरोप के नीचे जा रही है। तो ये एस आकार की एक रिज बनती है जहां पे भूकंप आते हैं। लेकिन 60%, ये पीछे देखिएगा, पृथ्वी के प्रमुख भूकंप मुख्य टेक्टोनिक प्लेट के किनारों से सटी पट्टियों में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूकंप पट्टी प्रशांत महासागर के आसपास के लिए है, अभी मैंने आपको नक्शे में दिखाया।
भूकंप गतिविधि पूरी पट्टी में एक समान नहीं होती और विभिन्न बिंदुओं पर इसकी कई शाखाएं होती हैं। चूंकि प्रशांत महासागर के आसपास की पट्टी कई स्थानों पर ज्वालामुखी गतिविधि से जुड़ी है, इसलिए इसे लोकप्रिय रूप से प्रशांत अग्निवलय या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रशांत अग्निवलय में सभी भूकंपों का लगभग 68% 68% जो आपके एनर्जी है वो 68% जो आपके भूकंप आते हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं। दूसरी पट्टी जिसे मध्य विश्व पर्वत पट्टी कहते हैं, अभी आपको मैंने मिड कॉन्टिनेंटल माउंटेन बेल्ट अभी दिखाया आपको मैंने, आल्प्स से शुरू होके हिमालयाज तक और ऊपर जो चीन के पहाड़ हैं, नीचे सऊदी अरेबिया में और टर्की में, ये एल्पाइन पट्टी हिमालय और आल्प्स की, इसे मध्य विश्व पर्वतीय पट्टी भी कहते हैं। और इसमें जो मेन कारण है वो इलास्टिक रिबाउंड के कारण, जब वो वलन टूट रहे हैं उसके कारण आते हैं। और इसमें करीब 15%, सो 68 प्लस 15 ये हो गया जी आपका 83% जो भूकंप हैं वो इन दो पट्टियों में आते हैं। और बाकी सारे जो आपको मैंने रीजन्स नक्शे पे दिखाए, चाहे वो मिड अटलांटिक रीजन है, चाहे वो मिड पैसिफिक रीजन है, वहाँ पे आते हैं। अब भूकंप के प्रभाव, जब भूकंप आता है उससे क्या होता है? जमीन का हिलना, हम सब जानते हैं, हालत, भूचाल, भूकंप, कंपन, अर्थक्वेक, जमीन का फटना, घर्षण होता है, जमीन फट जाती है। सुनामी, तो मैंने बताया कि समुद्र के नीचे अगर भूकंप आएगा तो पानी की तरंगें बनेंगी जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। फिर जल स्तर में, जो भूमिगत जल है उसके स्तर में भी गड़बड़ी हो जाती है। कैसे होती है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। भूसंकलन, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक से, फिर इमारतों का विनाश और बुनियादी ढांचे को क्षति, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, फ्लाईओवर हैं, वो टूट जाते, वो सब भूकंप के प्रभाव होते हैं। हम एक एक करके इनको सबको देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जमीन का फटना। ये तस्वीर जो है ये अलास्का की है। अलास्का में एक भूकंप आया और देखिए जमीन ऐसे फटी कि वो रोड, इत्तेफाक से वहां सड़क थी तो उसमें वो क्लियरली जो है आपको फटी हुई जमीन और बहुत दूर तक, जहां तक तस्वीर में नजर जाती है वहां तक सड़क फटी हुई है। ये क्यों फटती है? ये जमीन की इस मूवमेंट के कारण, घर्षण वाली मूवमेंट के। दूसरा, जल स्तर में गड़बड़ी। अब ये देखिए यहाँ पे ये आपका उपमृदा जल भंडार है जिसे हम सबसॉइल वाटर रेजर्वॉयर कहते हैं। इसके नीचे ये एक अपारगम्य शैल है, एक नॉन पोरस रॉक है जिसमें से पानी परकुलेट नहीं कर सकता। इसके ऊपर मिट्टी है तो पानी जो है वो इस लेवल पे आके नीचे नहीं जा सकता, तो मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है और वहां पे ये उपमृदा जल भंडार या सब सॉइल एक्वाफर्स बन जाते हैं, जिसमें हम बोर करके या छेद करके कुएं, ट्यूबवेल लगा के उस पानी को हम बाहर निकालते हैं। ग्राउंड वाटर कहते हैं। आप सबको पता होगा कि हरियाणा में, पंजाब में ये जो ग्राउंड वाटर है इसका लेवल कम होता जा रहा है क्योंकि हमने ये भंडार जो है इतनी तेजी से रिचार्ज नहीं हो रहे, ऊपर से इतनी तेजी से पानी नहीं आ रहा जितनी तेजी से हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, तो ये कम होते जा रहे हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए या होगा। तो अब जब कई बार भूकंप आता है, जैसे भुज में हुआ था, ये जो भूकंप से ये जो ठोस नॉन पोरस चट्टान है ये टूट जाती है और जो भूमिगत जल भंडार है वो इसके नीचे चला जाता है और सूख जाता है, तो कुओं में पानी खत्म हो जाता है। जब नीचे भंडार ही नहीं, उपमृदा जल भंडार जो है वही सूख जाएगा तो कुएं का पानी भी सूख जाएगा। भुज अर्थक्वेक, जब भुज में
गुजरात भुज में जब भूकंप आया था तब ये सब देखने को मिला था। अगला है जी सुनामी। सुनामी एक जापानीज शब्द है। इसका मतलब है खाड़ी नष्ट करने वाली तरंग, जल की लहर, एक वेव जो खाड़ी नष्ट करती है। होता क्या है कि पानी के नीचे जब भूकंप आता है तो समुद्र के पानी को वो ऐसे ऊपर को उछालता है और उछालने से 10-10, 15-15 मीटर ऊंची पानी की वेव्स बनती हैं, लहरें बनती हैं, जो बहुत गति से छोर की तरफ आती हैं और जब वो किनारे से टकराती हैं तो वहाँ पे बहुत नुकसान करती हैं। अगर आपको 26 दिसंबर की सुनामी, जिसने अंडमान में एक पूरा हवाई अड्डा ही, एयरफोर्स का हवाई अड्डा ख़त्म कर दिया था और बहुत सारे जावा, सुमाट्रा में, थाईलैंड में कितनी सारी विनाश किया था उसने, कितने ही लोग मर गए थे, होटल सब टूट गए थे। याद है? नहीं याद है तो उसको आप गूगल करके देख लीजिए। बॉक्सिंग डे सुनामी कहते हैं। 26 दिसंबर, क्रिसमस से अगले दिन उसको बॉक्सिंग डे कहते हैं। तो वो 26 दिसंबर को आई थी और उसने बहुत विनाश किया था। भूस्खलन, ये गढ़वाल हिमालय में जब भूकंप आया था तो वहाँ की तस्वीर है और जो लूज मिट्टी, चट्टाने पड़ी हुई थी वो नीचे आके उन्होंने बहुत सारे घर नष्ट कर दिए थे और गांव। सो ये एक और आपदा है जो भूकंप के कारण आती है। फिर इमारतों का विनाश, ये नेपाल में जो आया था भूकंप कुछ साल पहले, वहाँ का है ये तस्वीरें। और देखिए कैसे बिल्डिंग्स को एल वेव्स ने तबाह कर दिया है। और ये जो बुनियादी ढांचे को क्षति, ये फ्लाईओवर, ये जापान की तस्वीर है, कोबे में जो आया था। और वहाँ पे ये बिजली की और गैस की पाइपलाइन फटने से आग लगी थी, जिसमें उस आगजनी में बहुत ज़्यादा जान का नुकसान भी हुआ था माल के साथ साथ। आशा करता हूँ आपको भूचाल, भूकंप के बारे में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।